नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है मोर अबाउट गवर्नमेंट देन बिग टेक, बिग गवर्नमेंट देन बिग टेक। एक्चुअली में नए आईटी एक्ट के अंदर जो रूल्स लेके आई है सरकार, जिसके थ्रू ये लोग डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स जैसे कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वाली जो साइट्स हैं, आपका हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सबको रेगुलेट कर रही सरकार। एक्चुअली इससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा है अ वोल्फ उन वॉच डॉग्स क्लॉथिंग। दोनों आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो भी वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, सरकार उनको किस प्रकार से रेगुलेट कर रही है, क्या सरकार जो लीगल मैकेनिज्म लेके आ रही है इनको रेगुलेट करने के लिए, क्या वो लीगल मैकेनिज्म सही है या गलत है, बहुत डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्परिंग अ रीवेकनिंग विद नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे था 28 फरवरी को। क्यों था 28 फरवरी को? क्योंकि 1928 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, वहाँ पे रमन इफेक्ट की स्थापना हुई थी। तो ये जो 28 फरवरी 1928 का दिन है, इसको याद किया जाता है कि भाई डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की, किसके द्वारा? आपकी इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे सीवी रमन जी की डिस्कवरी, कुछ सीवी रमन जी की कमियों के बारे में भी बात की गई है, और यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर सीवी रमन ने जो साइंस के फील्ड में किया, उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिविजुअली तो साइंस के फील्ड में इंडियंस की सक्सेस उतनी नहीं रही है कि भाई अलग से नोबेल प्राइज़ मिले, चूँकि सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देखो तो हमने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में बहुत कुछ किया है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दो और चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और एक बात हो रही है ड्राफ्ट नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसको आप ड्राफ्ट STIP पॉलिसी बोलते हो 2020 की। तो ये दो पॉलिसीज़ साइंस एंड टेक को हमारे देश में कैसे आगे लेके जा सकती हैं, इनके बारे में बात की गई है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो साइंस के फील्ड में, और दूसरा ये जो नए रूल लेके आई है सरकार फॉर रेगुलेटिंग डिजिटल मीडिया, इसके रिस्पेक्ट में ये दो मेजर टॉपिक्स हैं आज। फिर एक छोटा सा टॉपिक है बैक टू पार्लियामेंट इन नेपाल। इसके बारे में पहले आपसे बात कर चुका हूँ। आपको पता ही होगा कुछ महीने पहले KP शर्मा ओली जी ने नेपाल की जो लोअर हाउस थी, प्रतिनिधि सभा थी, उसको डिसॉल्व कर दिया था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया है, और नेपाल की जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से रीइंस्टेट किया, तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे नेपाल के, उनको सीधे सीधे यहाँ पे आप कह सकते हो इन्फर किया है। नेपाल का संविधान अगर आप उठा के देखोगे, तो अगर कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो पहले 2 साल आप उस प्रधानमंत्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। ये भाई नेपाल के संविधान में लिखा है। फिर मान लीजिए कि 2 साल बीतने के बाद आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया, तो ऐसे केसेस में फिर अगले 1 साल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आया जा सकता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे नेपाल में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जुड़ गई। एक पुष्प कमल दहल की थी, एक आपकी KP शर्मा ओली की थी। KP शर्मा ओली की पार्टी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। पुष्प कमल दहल की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। जिस समय पे ये पार्टीज का मर्जर हुआ, पुष्प कमल दहल की पार्टी बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी। आप देखिए, इस मर्जर के बाद पुष्प कमल दहल अपनी तरफ माधव कुमार नेपाल को खींचना चाहेंगे। वो आराम से KP शर्मा ओली को काम नहीं करने दे रहे थे, वो अपनी ताकत को सेग्रीगेट कर रहे थे, जो भी नेपाल के लिए हेल्प आ रही थी उसको आने से रोक रहे थे। कुल मिला के शुरुआत से ही 2017-18 से जब कुछ ये शुरू हुआ है, ये जो गठबंधन बना था आपका पुष्प कमल दहल का और KP शर्मा ओली का, ये टूटने ही वाला था। बहुत शुरुआत से ये बात पता चल रही थी। कुछ यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस नेपाल की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो अलग अलग फैक्शंस नेपाल की पॉलिटिक्स के, चाहे वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वहाँ के सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो, उनका ये बोलना है कि ये जो डेमोक्रेसी का हनन हुआ है, ये जो वहाँ की पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई है, अगर ये डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसे केसेस में नेपाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाले समय में आ सकती है। तो ये जो डिसोल्यूशन था नेपाल की लोअर हाउस का, ये सही नहीं था, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसोल्यूशन को हटा के फिर से ये जो लोअर हाउस को रीस्टोर किया है, ये अच्छा काम किया है।
ये अलग बात है कि रेस्टोरेशन के बाद अब कौन नई सरकार बनाएगा, वो किस हिसाब से राज करेगा, क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल पाएगी, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट है शेर बहादुर दोयबा, ये बहुत डिसीजिव होने वाले हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट शेर बहादुर दोयबा, नेपाली कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, इनको अगर पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल और कुछ और एमपीज का सपोर्ट मिल जाता है तो शायद अगले प्राइम मिनिस्टर नेपाल के ये बन जाए। लेकिन बात यह है कि नेपाल को एक डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो अभी के लिए उसको नहीं मिल पा रही है। तो यही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, ज़्यादा कुछ यहाँ बात करने को है नहीं। नेक्स्ट है भाई, मंडे को हमेशा जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, अ मर्डर एंड बिजनेस एज यूजुअल। इसको मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाली है, अ शॉकिंग रिपोर्ट ऑन जमाल खशोगीज एसोसिनेशन। जमाल खशोगी यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट थे ये सऊदी अरेबिया के ही, सऊदी अरेबिया की रूलिंग डायनेस्टी के अगेंस्ट लिखते हैं, इसलिए भाई मोहम्मद बिन सलमान से इनकी बनती नहीं थी। और हुआ ये कि ये घुसे इस्तांबुल की अंदर, इस्तांबुल नाम का जो शहर है वहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो कॉन्सुलेट है उसके अंदर घुसे और फिर बाहर ही नहीं आए, अंदर इनको मार दिया गया है। तो उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर की है। जमाल खशोगी मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा टॉपिक आपको शुरू से लेकर एंड तक समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। आपके लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब लेके आया हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के मदद कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और बाकी जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वहाँ पर रेगुलरली मिल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं, मोर अबाउट बिग गवर्नमेंट देन बिग टेक। अंडर द न्यू IT रूल्स, it appears that the interest is largely about trying to force technologists to fall in line। भैया देखिए, पिछले हफ्ते यूनियन गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ रूल्स इशू किए, और ये सेट ऑफ रूल्स किसके अंदर इशू किए गए? ये इशू किए गए अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2011 के सेक्शन 679 के अंदर ये रूल्स इशू किए गए हैं। ठीक है भाई, फिर अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एक्ट को बनाना सरकार की ताकत होती है, सरकार की नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट की ताकत होती है। लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम कानून बनाना, ये सरकार की ताकत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाना पार्लियामेंट की ताकत है। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके रूल्स बनाना सरकार की ताकत है, गवर्नमेंट की ताकत है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये बनाना पार्लियामेंट की ताकत है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे रूल्स बनाना, ये सरकार की ताकत है, गवर्नमेंट की ताकत है। और यही रूल्स यहाँ पे सरकार ने रिसेंटली बदले हैं, जिसके चलते पुराने जो रूल्स थे सेक्शन 79 के अंदर, उनको सुपरसूट कर दिया है और नए रूल्स आ गए हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Those earlier rules had specified the due diligence obligation that intermediaries had to follow in order to qualify for the limited immunity for legal liability regarding user content, which Parliament had strengthened in 2000 when it amended that law। तो भाई 2011 में सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कुछ रूल्स रिलीज किए थे सरकार ने। ये रूल क्यों रिलीज किए थे सरकार ने? इन रूलों को रिलीज करके सरकार ने बोला कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, अमेजन प्राइम हो गई, हॉटस्टार हो गई, ये जो बड़े बड़े इंटरनेट के इंटरमीडियरीज हैं, इनको कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे, और ये अगर इन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं तभी इनको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई ये सेंसिटिव चीज़ को दिखाते हैं जो कि इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि इंडियंस की इमोशन को नुकसान पहुंचा सकती है, इंडिया की नेशनल प्राइड को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो चीज़ें ये लीगल इंटरमीडियरीज नहीं दिखा सकते, ये इंटरमीडियरीज नहीं दिखा सकते। ठीक है भाई, तो ये जो IT एक्ट था, इसके अंदर ये बोला गया कि कुछ लिमिटेड चीज़ें आप नहीं दिखा सकते हो, इसके लिए आपको कुछ ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे,
और आप खुद ही इनको फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो आपको लायबल ठहराया जा सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में 2011 में ही नियम कानून लेके आई थी सरकार अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। अब उन कानूनों को बदला गया है और नए रूल्स यहाँ पे लेके आए गए हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, द नोटिफिकेशन ऑफ दीज न्यू रूल्स however do not merely represent the executive branch superseding previous subordinate rules under a law with new regulation. They represent a dramatic, dangerous move by union government towards cementing increased censorship of Indian internet content and mandating compliance with government demands regarding data collection and policing of online services. क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि ये जो नए नियम कानून आए हैं ये पिछले नियम कानूनों को तो हटा ही रहे हैं नए रेगुलेशन के थ्रू। अब देखा जाए टेक्निकली तो नए रूल सरकार लेके आ सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि आईटी एक्ट को आपने अमेंड किया और उस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप नए नियम कानून लाए। तो नए नियम कानून तो उस अमेंडमेंट के लिए लाए गए थे 2011 में, अभी तो 2011 से 2021 हो गया ना। अब अगर आप नए रेगुलेशंस लेके आ रहे हो तो या तो आप अमेंड करते आईटी एक्ट को, आईटी एक्ट में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोविज़न लेके आते जो कि कोई नया नियम कानून होता, और अगर आप अमेंडमेंट करते तो उस अमेंडमेंट को आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता। यहाँ पे आपने बिना कोई अमेंडमेंट किए नए नियम कानून ले आए हो और उस नए नियम कानून से इंटरनेट कंटेंट को आप ज़्यादा सेंसर कर रहे हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट सीधे सीधे इन ऑनलाइन इंटरमीडियरीज से डिमांड कर रही है कि आप यूज़र के डाटा को कलेक्ट करो और उस डाटा को सरकार को प्रोवाइड करो। अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन नए नियम कानूनों की ये बताई जा रही है कि भाई पार्लियामेंट्री स्टडी और स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं हुई है। जिस प्रकार के नए नियम कानून यहाँ लाए गए हैं सरकार के द्वारा, इन सबको इम्प्लीमेंट करने से पहले पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास कराना था या एटलीस्ट आईटी एक्ट में एक अमेंडमेंट लेके आना था। कोई भी अमेंडमेंट सरकार लेके नहीं आई है, बस यहाँ पे नियम कानूनों के थ्रू नए रूल्स डाल दिए गए हैं और ये नए रूल बिना आईटी एक्ट में आप अमेंडमेंट किए नहीं डाल सकते। ये फंडामेंटल राइट्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको वॉयलेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार ने यहाँ पे एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि अमेंडमेंट नहीं लाना है, ठीक है, बिना अमेंडमेंट के रूल्स लाके ओवरऑल चीज़ों को बदल देना है, नए रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस कर देना है और इस बेसिस पे यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से इन रूल्स को यहाँ पे लागू किया है ये सबके ऊपर लागू होते हैं। ये टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के ऊपर भी लागू हो रहे हैं, ये सर्च इंजन्स के ऊपर भी लागू हो रहे हैं, ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो कंटेंट प्रोवाइड करने वाली फेसबुक जैसी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल इम्यूनिटी चाहिए अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, तो इन नए नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। लेकिन ये नए नियम कानून लाए गए थे आईटी एक्ट में जो 2008 में अमेंडमेंट हुआ था उसके लिए। यहाँ पे अब जो 2021 में नए नियम कानून लाए जा रहे हैं इसके लिए आपको आईटी एक्ट में एक नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा और नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट से पास कराओगे तो अपोजिशन प्ले में आ जाएगा, मीडिया रिपोर्टिंग होगी। इसलिए सरकार सीधे रूल्स लाके चीज़ों को आसान कर देना चाहती है अपने लिए। फिर क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट्स गजट नोटिफिकेशन हैज़ फर्दर क्लेम्ड दैट द रूल्स वर ऑल्सो इशूड under the legal authority to specific procedure for blocking web content under section 69A of the IT Act। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन ने बोला कि ये जो नए रूल्स हम लेके आ रहे हैं इन रूल्स को इशू करने की लीगल अथॉरिटी है सरकार के पास अंडर सेक्शन 69 ऑफ ए ऑफ IT Act। सेक्शन 69A ऑफ IT Act क्या बोलता है कि भाई वेब कंटेंट को सरकार ब्लॉक कर सकती है लीगली। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन 69A एक्ट को सही बताया। तो सेक्शन 69A के हिसाब से भी अपने गैजेट नोटिफिकेशन को जस्टिफाई कर रही है सरकार। सरकार बोल रही है कि सेक्शन 69A के अंदर सरकार के पास ताकत है कि भाई हम किसी वेब कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं ऑन सर्टेन प्रेमाइसेस। सवाल ये उठता है कि प्रेमाइसेस सही है क्या यहाँ पे, और सेक्शन 69A के अंदर अथॉरिटी लेना ये एक और प्रेमाइस पे गलत है। देखिए सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर आप कौन कौन से वेब कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हो इसके लिए ऑलरेडी नियम कानून लागू किए जा चुके हैं 2009 में। तो
पहले 2011 में, 2009 में इन सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी नियम कानून रूल्स लागू किए जा चुके हैं। तो अब आप 10-11 साल बाद नए नियम कानून लागू कर रहे हो और वो नए नियम कानून भी पुराने नियम कानून से रेवोल्यूशनरी अलग है, तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि आप वेब कंटेंट की सेंसरशिप बढ़ा रहे हो। और ये सेंसरशिप इस बात से भी नजर आ रही है कि रिसेंटली सरकार और ट्विटर की जो लड़ाई हुई है उसको तो हमने कवर ही किया था अपने करंट अफेयर्स में। और फिर फाइनली वही बात बोली जा रही है कि एक स्टैट्यूट के अंदर, एक लॉ के अंदर रूल्स इशू करना था, एबिलिटी टू रूल इशू, द एबिलिटी टू इशू रूल्स, ये एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट पावर है जो कि उस स्टैट्यूट के अंदर, उस एक्ट के अंदर, उस लॉ के अंदर जो मेन प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट ऑलरेडी बना चुकी है और उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप रूल्स लेके आ रहे हो। और अगर आप ऐसे रूल्स लेके आ रहे हो जो नए नियम कानून बना रहे हैं, नए प्रोविजंस बना रहे हैं लॉ के अंदर, तो आपको उस लॉ को पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। सरकार ने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है ना भाई। सरकार ने अपने रूल मेकिंग पावर का प्रयोग करके लेजिस्लेशन कर दिया है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बात के लिए ही यहाँ पे सरकार को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई द गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। फिर भाई यहाँ पे कुछ और चेंजेस किए गए। सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट को प्रयोग करके एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया गया नए रूल्स में, जिसको नाम दिया गया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। एक्चुअली में क्या है कि पहले अगर आपको बेसिक ड्यू डिलीजेंस करना था अपने आप को लीगल लायबिलिटी से बचाने के लिए, तो वो प्रोविजन सबके लिए था। नए नियम कानूनों में सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जोड़ के, मतलब जो बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म, चूंकि छोटे मोटे तो सरकार डरती नहीं है, जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और कहीं पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 79 के अंदर जो नए रूल इशू किए हैं सरकार में, वहां पे सरकार ने एक नया टर्म जोड़ दिया, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। अब ये बिल्कुल एक्ट के अगेंस्ट जाता है, बट सरकार ने रोक दिया है और कुछ ऐसी बातें नई सरकार ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं जो कि बिल्कुल गड़बड़ है। पहली बात, इन मेजर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को यूज़र डाटा रिटेंशन करना है और यूज़र डाटा को गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शेयर करना है। फिर कुछ नए क्लॉजेस डाले गए हैं कि व्हाट्सएप पे मान लीजिए कोई न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, तो उस न्यूज़ का सोर्स कौन है, उस न्यूज़ का ओरिजिनेटर कौन है, ये पता करना। अब आपको पता है कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग होती है। एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो न्यूज़ कहाँ से आई और एंड में कहाँ तक गई, इस चीज़ को व्हाट्सएप खुद ट्रैक नहीं कर सकता, खुद नहीं पता कर सकता। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या बोल रही है व्हाट्सएप और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कि आप एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग, पहली बात तो यहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग की बात ही नहीं की सरकार ने। सरकार ने बोला आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई न्यूज़ ओरिजिनेट हो रही है तो उस न्यूज़ का सोर्स क्या है ये आपको सरकार को बताना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर यूज़र डाटा के बारे में सरकार अगर इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो इंफॉर्मेशन सरकार को इन ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ेगी। बात यह है कि अगर ये इंफॉर्मेशन ये बड़े बड़े व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशन सरकार को देने लगे तो इनको एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग को वायलेट करना पड़ेगा। तो क्या एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग को वायलेट करने की परमिशन यहाँ पे सरकार ने दी है इन ऑर्गेनाइजेशंस को? नहीं। तो सोचिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात की पावर नहीं दे रही है कि आप एंड टू एंड इनक्रिप्शन या फिर ये जो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जो भी नियम कानून इन्फोर्स्ड हैं आप इनको ब्रेक करो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार को इन बड़े बड़े सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जैसे कि एंड टू एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज, इन सिक्योरिटी फीचर्स को तोड़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के सरकार इन नए नियम कानूनों के थ्रू साफ साफ व्हाट्सएप और बड़े बड़े सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोल रही है कि आप प्राइवेसी तो करोगे ही लोगों को, लेकिन अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सरकार को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस प्राइवेसी को वायलेट करके भी हमको इन्फॉर्मेशन दोगे। नाउ दिस थिंग इज एक्चुअली क्वाइट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यहाँ पे सरकार एक तरफ पे व्हाट्सएप और बड़े सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ताकत भी नहीं दे रही है चीज़ों को गलत करने की, वो ऑब्वियस सी बात नहीं देगी, बट सरकार खुद गलत इन्फॉर्मेशन मांग रही है। सरकार चाह रही है कि हम जब आपसे पूछेंगे
कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ का सोर्स क्या है, ये पर्टिकुलर न्यूज़ कहाँ से आई, इसके साथ यूज़र डाटा क्या है, तो आपको हमको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फंस सी गई हैं चीज़ें। प्लस भाई यहाँ पे जो वीडियो सर्विस प्रोवाइडिंग वाली सर्विस है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बात करो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा है कि जो डिजिटल न्यूज़ सर्विसेज होती हैं उनको अलग से रजिस्टर करना पड़े। लेकिन इन नए नियम कानूनों में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल न्यूज़ साइट्स। यहाँ पे नए रूल्स क्या बोलते हैं कि जो डिजिटल न्यूज़ साइट्स हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ। जबकि कहीं पे भी आईटी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है। तो आईटी एक्ट में ये नहीं लिखा है, बट आईटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले नियम कानूनों में ये लिखा हुआ है। उसके बाद स्ट्रीमिंग वीडियो साइट्स फीचरिंग ओरिजिनल कंटेंट, क्या बोला जा रहा है? स्ट्रीमिंग वीडियो साइट फीचरिंग ओरिजिनल कंटेंट को, जो कि बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडियरीज की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रही है गवर्नमेंट। अब आप देखो इंटरनेट लॉ में अब तक की ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है ना, जैसे कि हॉटस्टार हो गई, अमेजन प्राइम हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, जो आज की डेट में आप सबके साथ, हम सबके साथ बहुत पॉपुलर है, इन वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स को इंटरमीडियरीज नहीं माना जाता है अभी के लिए। लेकिन इनको इंटरमीडियरी की कैटेगरी में लेके आ रही है सरकार, और इनके ऊपर एक गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड रेगुलेटरी सिस्टम लेके आ रही है। अब आप समझिए, अब तक जो वीडियो कंटेंट स्ट्रीम होता था वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना ही डिजिटल न्यूज़ सर्विस रजिस्ट्रेशन आईटी एक्ट के अंदर आता है। इसीलिए डिजिटल न्यूज़ भी सरकार के एम्बिट के बाहर थी, और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट था ये भी सरकार के एक्ट के बाहर था, एम्बिट के बाहर था। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को, डिजिटल न्यूज़ सर्विसेज को और स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट को, दोनों को सरकार ने किसी न किसी तरीके से रेगुलेट कर दिया है। डिजिटल न्यूज़ कंटेंट को कैसे रेगुलेट किया है कि भाई अगर आपको डिजिटल न्यूज़ साइट चलानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट को कैसे रेगुलेट किया है यहाँ पे? तो स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि नियम कानून लेके आए हैं। क्या नियम कानून है बताता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं हमने दूसरे आर्टिकल पे। अ वोल्फ इन वॉच डॉग्स क्लॉथिंग इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट टच मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड फॉर प्रेडेटरी रूल्स। यहाँ पे बेसिकली वही आर्टिकल की बात हो रही है। किस नियम कानूनों की बात हो रही है? नियम कानून ये है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल 2021। अभी पहले वाले आर्टिकल में जो मैं रूल्स बात कर रहा था ना, वो यही रूल है, ठीक है। सरकार ने जिन रूलों को प्रोग्रेसिव बोला है, लिबरल बोला है, सरकार ने बोला है कि ये जो नियम कानून है वो लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन को नहीं रोका जाएगा। जो वीडियो स्ट्रीम सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप समझिए, ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक 3 टायर स्ट्रक्चर लेके आया गया है, और इस 3 टायर स्ट्रक्चर के हेड पे कौन है? एक गवर्नमेंट कमेटी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलेगा कैसे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट। नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट को कंपाइल किया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है भाई। फिर इस 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर एक और कोड है जिसका नाम है प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। ये जो प्रोग्राम कोड है ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, ये एक निगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट को प्रमोट करता है। इस निगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट में क्या लिखा होगा कि भाई आप कोई ऐसी चीज़ नहीं पब्लिश करेंगे जो इस निगेटिव लिस्ट में लिखी हुई है। भाई बात यहाँ पे ये है कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स सरकार ने पब्लिश किया है, इस कोड ऑफ एथिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में नियम कानूनों को कैसे तोड़ मरोड़ के गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बात करो सेक्शन 124A सेडिशन लॉ का प्रयोग सरकार ने बहुत गलत तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पब्लिक ऑर्डर दिखाना, किसी भी चीज़ को एंटी नेशनल दिखा के लोगों को परेशान करना, एनजीओज को, जर्नलिस्ट को परेशान करना, इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए गए हैं सरकार पे। और सरकार पे यही बोला जा रहा है कि ये जो 3 टायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स की बात की जा रही है, द प्रोग्राम कोड ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट की बात की जा रही है, इस कोड को गलत प्रकार से यहाँ से प्रयोग करने के
पूरे पूरे चांसेस हैं सरकार के द्वारा। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो 3 टायर मैकेनिज्म है, उस 3 टायर मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई कोई पर्सन जिसको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, हॉटस्टार के ऊपर अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत कंटेंट पब्लिश हुआ है, ठीक है, इन रिलेशन टू द कोड ऑफ एथिक्स, तो किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर इन रिलेशन टू कोड ऑफ एथिक्स अगर कोई गलत कंटेंट पब्लिश हुआ है तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के पास अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है कि सर ये आपके प्लेटफॉर्म पे गलत है, इसको हटाइए। तो पहली बात तो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेकअप करेगा। मान लीजिए प्लेटफॉर्म बोलता है कि नहीं भाई, आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके बाद फिर वो पर्सन कहाँ जा सकता है, तो एक ऐसे कंबाइंड बॉडी ऑफ पब्लिशर्स पे जा सकता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स। तो नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार, ये सब मिला के एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाएंगे और इस ग्रुप ऑफ पीपल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बाकी माननीय लोग होंगे, उन लोगों के पास वो कंप्लेंट जाएगी। तो मान लीजिए किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम है, पहले वो OTT प्लेटफॉर्म के पैनल के पास जाएगी, फिर वो एक सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का जो ग्रुप ऑफ पैनल्स होगा उसके पास जाएगी, और उसके बाद से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक रेगुलेटिंग गवर्नमेंट कमेटी के पास जाएगी। तो 3 टायर्स, 3 हायरार्कीज बनी हुई है। पहले नंबर पे वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उसके बोर्ड के पास, दूसरे नंबर पे सारे प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उस बोर्ड के पास, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड के पास। तो ये 3 टायर सिस्टम बना हुआ है। तो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में कल की डेट में अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट कंटेंट पड़ा है, तो मान लीजिए गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव लगती है, बहुत वायलेंट लगती है, तो पहली बात तो गेम ऑफ कंटेंट जो होस्ट कर रहा है, मान लीजिए नेटफ्लिक्स होस्ट कर रहा है, तो आप उसके पास जा सकते हो। नेटफ्लिक्स से चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो जो ग्रुप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स का पब्लिशिंग बॉडी है उसके पास जा सकते हो। वहाँ से भी सॉल्व नहीं हुई तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के पास जा सकते हो। तो ऐसे 3 अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला गया है, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे, कि आप अपना चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और इस चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सारे नियम कानूनों को वो इम्प्लीमेंट करेगा। शुरुआत में अगर कोई कंप्लेन आती है तो इस चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर के पास जाएगी, ठीक है भाई। फिर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो नोडल ऑफिसर से बात करेगा। तो कल की डेट में रॉ को अगर फेसबुक के किसी अकाउंट के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फेसबुक का एक नोडल ऑफिसर होगा जिससे सीधे रॉ बात करेगी और बोलेगी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। पहले अगर आपको व्हाट्सएप से, फेसबुक से या टेलीग्राम से किसी एक पर्टिकुलर मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में पता करना हो या किसी अकाउंट के डिटेल्स के बारे में जानना हो, ये सब चीज़ें जानने हो, तो आपको एक जुडिशियल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जज के ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन नियम कानूनों के थ्रू साफ साफ सरकार ने बोल दिया है कि हम आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, आप इन्फॉर्मेशन रोक नहीं सकते। अब एक बार बता दूं आपको, ये जो नए नॉर्म्स आए हैं, रूल्स आए हैं, हर तरीके से गलत नहीं है। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ऐसी गलत चीज़ें चल रही हैं जिनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में उल्टी सीधी इमेजेस जो कि रेप, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गैंग रेप, इन सब प्रकार की चीज़ों के साथ डील करती हैं, फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ हद तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन ज़रूरी है। बट क्या ये जो नए नियम कानून लेके आई है सरकार, क्या दिस इज़ द आंसर? यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो एक्सेसिव रेगुलेशन दिख रहा है, और एक ऐसा रेगुलेशन दिख रहा है कि ऐसे नियम कानून दिख रहे हैं जो अपने आप में एक एक्ट से कम नहीं है। अगर आप इनको IT एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको IT एक्ट में प्रॉपर अमेंडमेंट करना चाहिए, ना कि आपने सीधे सीधे नियम कानूनों को बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस बेसिस पे पर्टिकुलरली ऐसे चीज़ों को इन्फर किया जा रहा है। जो पहला वाला आर्टिकल था उसके एंड में यही बोला गया था कि भाई कॉम्प्लियंस कर रही है सरकार, बट किस लिमिट तक आप कॉम्प्लियंस कर रहे हो, किस लिमिट तक आप इंटरनेट के कंट्रोल के रिस्पेक्ट में
नियमों को लेके आ सकते हो। क्या सरकार के पास लीगल पावर है इस प्रकार के रूल्स को नीचे की तरफ इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या सरकार इस हद तक सेंसरशिप और सर्वेलेंस को इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में इम्पोज कर सकती है? कुल मिला के बात यह है कि जिस हिसाब से आज की डेट में इंटरनेट का यूजेज बन रहा है, ये सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं आगे, इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। बट किस हद तक रेगुलेट करना ज़रूरी है, दिस इज़ अ टॉपिक इन डिस्कशन। ज़रूरी यह है कि इस प्रकार का अगर कोई नियम कानून पास होता है तो यहाँ पे पार्लियामेंट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के एसेंट के साथ ही इस प्रकार के नियम कानून आने चाहिए। अपने आप से सरकार इस प्रकार के रूल्स इशू कर दे, वो सही नहीं है। ऐसा यहाँ पे रमनजीत सिंह चीमा बोल रहे हैं, जो कि सीनियर इंटरनेशनल काउंसिल हैं और एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लेड एक्सेस नाउ के। आज का जो आखिरी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कुछ स्पेशल हुआ था। देखिए, नेशनल साइंस डे commemorates a path breaking discovery at the Indian Association for the Cultivation of Science कलकत्ता in 1928। इस पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी को बोला गया रमन इफेक्ट। अगर आप बात करो कलकत्ता की, तो कलकत्ता एक ऐसा शहर है, सीवी रमन तो यहाँ से आए थे, 3 और फिजिसिस्ट कलकत्ता से रहे हैं, जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस सीवी रमन के सीनियर थे। फिर आप बात करिए सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा, ये सीवी रमन के जूनियर थे। कहीं ना कहीं सीवी रमन तो दुनिया में जाने ही जाते हैं, ये 3 साइंटिस्ट भी दुनिया में जाने जाते हैं। बट सीवी रमन की डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि उनको आने वाले 2 सालों में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का, और वो चेहरे बन गए किसके? इंडियन साइंस के। अनफॉर्चुनेटली उस समय पे हमारा जो देश था ना, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। फिर अगर आप बात करो तो देखिए, सीवी रमन को यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। बाद में सीवी रमन की जो बाकी साइंटिस्ट थे उससे नहीं बनी, कलकत्ता सीवी रमन को छोड़ना पड़ गया। फिर सीवी रमन को बाद में जो वो डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर के, उसको छोड़ना पड़ गया। मेघनाथ साहा के जो उनके साथ डिफरेंसेस थे वो सामने आ गए। फिर अपनी डिस्कवरी का जो क्रेडिट था वो उन्होंने के.एस. कृष्णन के साथ शेयर नहीं किया, जिसके लिए सीवी रमन को काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि एरोगेंट समझा गया, काफ़ी हद तक मतलबी समझा गया उनको। तो इस प्रकार के बहुत से इल्ज़ाम सीवी रमन के ऊपर भी लगे हुए हैं। बट इससे कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि सीवी रमन की साइंटिफिक प्रोग्रेस कम थी। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी ज़िंदगी साइंस को दी है, स्पेसिफिकली फिज़िक्स को। सीवी रमन के बारे में अगर बात की जाए तो एक राजेंद्र सिंह करके एक नोटेड हिस्टोरियन है यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्डनबर्ग जर्मनी में, जिन्होंने सीवी रमन के ऊपर 6 किताबें लिखी हैं, 28 एसेज लिखे हैं। तो अब देखिए, सीवी रमन के बारे में यहाँ बहुत कुछ बताया गया है। बाद में ये बताया गया है कि जब सीवी रमन जी नोबेल प्राइज़ ले रहे थे तो वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे, क्योंकि उनको ब्रिटिश फ्लैग के अंदर नोबेल प्राइज़ लेना पड़ रहा था। या वो इस ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे कि मतलब बहुत रो से रहे थे। ह्यूमिलिएटेड तो वो इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश फ्लैग के अंदर उनको लेना पड़ा आपका नोबेल प्राइज़। दूसरा, उनको बहुत कम सपोर्ट मिला, बहुत कम किताबें मिली। तो इस प्रकार की पॉपुलर कल्चर में बहुत से मिथ्स हैं सीवी रमन के बारे में, जिन मिथ्स को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने हटाया है। अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे मेन बात बताई गई है कि अगर साइंस के फील्ड में बात की जाए तो उस समय पे सीवी रमन साहब, साहा साहब, रमन साहब, बोस, इन सब की बात की गई है। कहीं ना कहीं ये कुछ इंडिविजुअल नाम है ऐसे जिन्होंने इंडिया का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे लेके गया है। अभी इस प्रकार के इंडिविजुअल नाम बाद में बहुत कम सामने आए हैं, लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हॉलिस्टिकली हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ कम प्राप्ति नहीं की, हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमको आगे जाने के लिए रिसेंटली 2 ऐसे नियम कानून सामने निकल के आए जिनकी तारीफ करना बनता है। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक है ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक इम्पॉर्टेंट बात की जाए, देखिए बोस साहब, सीवी रमन साहब, इन सब का 1940s में यही बोलना था कि देखिए, साइंस की पढ़ाई के लिए और साइंस को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए जो लोगों की वर्नैकुलर भाषा है, जो लोगों की मदर लैंग्वेज है, उसमें साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई, इसमें भी ये बताया गया है कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडियंस को आगे बढ़ना है तो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, स्पेसिफिकली हिंदी में पढ़ाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मैच कराए जा रहे हैं पुराने साइंटिस्ट के थॉट के साथ, जो कि काफ़ी रेलेवेंट माने जा रहे हैं, काफ़ी कंटेक्चुअल माने जा रहे हैं आज के समय पे भी। फिर बात करिए कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा? ये बोलेगा कि भैया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को, रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड करना, और इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम है, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और हमारे यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करके, रिकैलिब्रेट करके एक हॉलिस्टिक तरीके से साइंटिफिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर जो हमारी ड्राफ्ट STIP है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसने भी कुछ अच्छे आइडियाज़ दिए हैं रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके। जैसे कि एक रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है। ये जो रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा, और इस रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग प्रोविजंस के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे साइंस तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ग्रास रूट इनोवेशन होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स आगे बढ़ेंगे। ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स धकियान उसी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, ताकि एक फॉरवर्ड लुकिंग, साइंस इनेबल्ड और साइंस को रिस्पेक्ट करने वाला नेशन माना जाएगा हमारा देश। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी सरकार एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि रिसेंटली ऑनलाइन सेमिनार्स कंडक्ट करवाने के ऊपर जो प्रायर परमिशन का यहाँ पे जो क्लॉज रखा था हमारी सरकार ने, कि भाई ऑनलाइन अगर सेमिनार होते हैं तो उन ऑनलाइन सेमिनार से पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी है, उस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। ये प्रोविज़न को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि इस प्रकार के प्रोविज़न्स इनोवेशन को रोकते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करो तो जो नेशनल साइंस डे है, ये इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि हमें ये याद दिलाया जा सके कि साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है और साइंस का मैसेज क्या है व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल। अगर आप बात करो आर्यभट्ट साहब की, वराहमिहिर साहब की, भास्कराचार्य साहब की, तो कहीं ना कहीं साइंस के फील्ड में इन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर इंडिया में वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखिए आप साइंस में, तो जानकी अमाल बॉटनिस्ट हैं, आशिमा चटर्जी विभा चौधरी फिजिसिस्ट थी, गगनदीप कांग मेडिकल साइंटिस्ट थी। इन सब ने कहीं ना कहीं साइंस को जिंदा रखा है इंडिया में। ठीक है, तो हमें अनसाइंटिफिक, अनसब्सटैंशिएट और मतलब जो बेकार के दकियानूकी टाइप के ख्यालात ट्रेडिशनल इंडिया से चले जा रहे हैं, उनको छोड़ के कहीं ना कहीं CV रमन, बोस साहब जैसे एग्जाम्पल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और STIP के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करके आगे आने वाले समय में इनको और रिफॉर्म करके साइंस की स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे केवल साइंटिफिक रिसर्चर्स, केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे सबको होलिस्टिकली आगे आना पड़ेगा। एक प्रॉपर साइंटिफिक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चर्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, प्राइवेट कॉरपोरेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब साथ मिलके काम होंगे तो ही हमारा देश आगे जा पाएगा। अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, UNDP के साथ ये काम करते हैं, काम कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के फॉर्मर ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो इश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। एक तो नेशनल साइंस डे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हमने जो आज आप कवर किया है वो ये था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।